हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल्डर्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल यानी काल्डर के व्यापार चक्र सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, निकोलस काल्डर जो कि एक कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1940 में प्रोफेसर जॉन मिनार्ड कीन्स के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर आधारित एक व्यापार चक्र सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया। जो भी कि निकोलस काल्डर का व्यापार चक्र सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर आधारित था, पर काल्डर प्रोफेसर कीन्स की तरह अपने पूरे विश्लेषण में या पूरे एनालिसिस में लीनियर सेविंग और लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी रेखीय बचत और रेखीय निवेश फलन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय अपने व्यापार चक्र के लिए नन लीनियर सेविंग और नन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी अरेखीय बचत और अरेखीय निवेश फलन की कल्पना करते हैं। दोस्तों, लीनियर फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन जिसमें फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से अनुपातिक रूप से या प्रोपोर्शनल रेट में परिवर्तित होता है। यानी एक फंक्शन लीनियर तब कहा जाता है जब फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल अनुपातिक रूप से बदलता हो। और इसके उलट एक फंक्शन नॉन लीनियर फंक्शन तब कहा जाता है जब फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर फंक्शन के डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज तो होता है, पर यह चेंज प्रोपोर्शनल नहीं होता है, अनुपातिक नहीं होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल में गैर अनुपातिक चेंज होता है, इरेटिक चेंज होता है, परिवर्तन की मात्रा कुछ भी हो सकती है। अब यहां सवाल उठता है कि जब काल्डर का व्यापार चक्र सिद्धांत प्रोफेसर केन्स के सेविंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर आधारित है, तो आखिर निकोलस काल्डर प्रोफेसर केन्स के लीनियर या रेखीय बचत और निवेश फलन की अवधारणा को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब इस डायग्राम के जरिए दिया जा सकता है। यहाँ दोनों ही डायग्राम के एक्स एक्सिस में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को दिखलाया गया है, जबकि वाई एक्सिस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन को दिखलाया गया है। डायग्राम में यह बतलाने की कोशिश की गई है कि अगर बचत और निवेश रेखीय होंगे या कहें कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन लीनियर होंगे, तो क्यों व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होगा। चलिए सबसे पहले डायग्राम ए पर नजर डालिए। यहाँ बचत और निवेश की रेखा एक सीधी रेखा है, यानी ये दोनों रेखाएं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेखीय या लीनियर फंक्शन पर आधारित हैं। यहाँ राष्ट्रीय आय का संतुलन इवन बिंदु पर दिखलाया गया है, जहां बचत और निवेश आपस में बराबर हैं। अब अगर मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में किसी तरह का विचलन या डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का संतुलन ब्रेक हो जाता है, ऐसे में अगर बचत की मात्रा निवेश के मुकाबले अधिक हो जाए तो राष्ट्रीय आय घटने लगेगी और फिर से पुराने संतुलन इवन पर पहुंच जाएगी, जहां की बचत और निवेश बराबर हैं। अब अगर मान लिया जाए कि किसी वजह से बचत की अपेक्षा निवेश की मात्रा अधिक हो जाए, तो ऐसे में राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ने लगेगा और संतुलन फिर से इवन बिंदु पर स्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, यह एक तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम है जो हमें यह बतला रहा है कि इकोनॉमी में डिस्टरबेंस की वजह से राष्ट्रीय आय का स्तर घट बढ़ जरूर सकता है, लेकिन आखिरकार यह एक बिंदु पर आकर स्टेबल हो जाएगा। साफ है कि यहाँ किसी तरह का कोई व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यापार चक्र एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जहां हर चक्र एक नए संतुलन की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाता है। चलिए अब दूसरे डायग्राम बी पर नजर डालते हैं। इस डायग्राम में संतुलन E2 बिंदु पर है, जहां बचत और निवेश आपस में बराबर हैं और राष्ट्रीय आय का स्तर Y2 पर है। अब अगर मान लिया जाए कि किसी वजह से बचत और निवेश का संतुलन ब्रेक हो जाता है और निवेश की मात्रा बचत से अधिक हो जाती है, तो ऐसे में राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, बचत और निवेश के बीच का गैप या असंतुलन भी बढ़ता चला जाएगा। जब निवेश की मात्रा बचत के मुकाबले बहुत अधिक हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बचत की मात्रा निवेश से अधिक हो, तो राष्ट्रीय आय घटने लगेगी और आखिर में राष्ट्रीय आय घटकर जीरो हो जाएगी। दोस्तों, डायग्राम का यह दूसरा भाग अर्थव्यवस्था के एक अनस्टेबल सिचुएशन को दिखला रहा है, जहां बचत और निवेश में किसी भी तरह का डिसइक्विलिब्रियम
इकोनॉमी को अनस्टेबिलिटी की ओर ढकेल देगा। दोस्तों, निकोलस काल्डर का मानना है कि बचत और निवेश का लीनियर फंक्शन कभी भी व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। बचत और निवेश का रेखीय फलन या तो इकोनॉमी को किसी बिंदु पर स्टेबल या स्थिर बनाए रखता है या फिर उसे अनस्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। यही वजह है कि निकोलस काल्डर अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में नन लीनियर सेविंग और नन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी आरेखीय बचत और आरेखीय निवेश फलन की कल्पना करते हैं। निकोलस काल्डर के अनुसार एक नन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को या एक आरेखीय निवेश फलन को इस डायग्राम के जरिए दिखाया जा सकता है। यहाँ एक्स एक्सिस में राष्ट्रीय आय और वाई एक्सिस में निवेश की मात्रा को दिखलाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि निवेश रेखा का सबसे निचला और सबसे ऊपरी भाग एक्स एक्सिस के पैरेलल है या सपाट है। इसका मतलब है कि शुरू में या रिसेशन या मंदी की स्थिति में निवेश की मात्रा धीमी गति से बढ़ती है, यह लगभग स्थिर होती है। ठीक ऐसे ही बूम या समृद्धि की स्थिति में भी होता है, निवेश में वृद्धि धीमी हो जाती है या लगभग रुक जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि काल्डर मानते हैं कि निवेश की मात्रा राष्ट्रीय आय और पूंजी स्टॉक पर निर्भर करता है, यानी आई इज इक्वल फंक्शन ऑफ वाई एंड के होता है, जहां आई एक्सेंट इन्वेस्टमेंट है यानी प्रत्याशित निवेश है, वाई राष्ट्रीय आय है और के पूंजी स्टॉक है। काल्डर के अनुसार प्रत्याशित निवेश की मात्रा वर्तमान राष्ट्रीय आय से सीधे तौर पर प्रभावित होती है, यानी प्रेजेंट नेशनल इनकम अधिक हो तो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट या प्रत्याशित निवेश की मात्रा भी अधिक होगी। लेकिन ठीक इसके उलट प्रत्याशित निवेश की मात्रा वर्तमान पूंजी स्टॉक की मात्रा से उल्टे तौर पर प्रभावित होती है। वर्तमान पूंजी स्टॉक की मात्रा जितनी अधिक होगी, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट की मात्रा उतनी ही कम होगी। डायग्राम के अनुसार शुरू में एक्सेंट इन्वेस्टमेंट की रेखा एक्स एक्सिस के लगभग पैरेलल है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रही है। इसका मतलब है कि शुरू में राष्ट्रीय आय बढ़ तो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय आय के बढ़ने के बावजूद निवेश का स्तर राष्ट्रीय आय के बढ़ने के मुकाबले बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में एक्सेस कैपिटल स्टॉक की मात्रा बहुत अधिक है और पूंजी स्टॉक की एक्सेस कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नया निवेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पुराने पूंजी स्टॉक का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा चुका होगा। आप इसे समझने के लिए किसी एक फैक्ट्री का उदाहरण ले सकते हैं। जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो भारी मात्रा में फैक्ट्री में पूंजी निवेश किया जाता है। शुरू में फैक्ट्री में उतना उत्पादन कार्य नहीं हो रहा होता है जिससे कि फैक्ट्री में लगे सभी मशीनों का पूरा इस्तेमाल हो सके। उन मशीनों में एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है। भले ही अब फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया हो, लेकिन फैक्ट्री में तब तक नया निवेश नहीं किया जाता है जब तक कि उसके सभी संसाधनों का पूर्ण क्षमता से इस्तेमाल ना हो रहा हो। फैक्ट्री में नया निवेश तब ही किया जाएगा जब तक कि फैक्ट्री में कोई एक्सेस कैपिटल स्टॉक ना बचे। फैक्ट्री का मालिक नए पूंजीगत संसाधन, नए मशीन इत्यादि तभी खरीदेगा जब उत्पादन का आकार इतना अधिक ना हो जाए कि फैक्ट्री में मौजूद मशीनों से उतना उत्पादन कार्य दिए गए समय में कर पाना संभव हो। ठीक ऐसा ही पूरी अर्थव्यवस्था के साथ भी होता है। इसलिए निवेश तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपिटल स्टॉक मौजूद है। डायग्राम के अनुसार जब इकोनॉमी में रिसेशन या मंदी की स्थिति होती है, तब उस स्थिति में एक्सेस कैपिटल स्टॉक की मात्रा अधिक होती है। इसलिए तब भले ही राष्ट्रीय आय बढ़ रहा हो, निवेश की मात्रा नहीं बढ़ती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। एक बार जब एक्सेस कैपिटल स्टॉक का पूरा इस्तेमाल होने लगता है तो नए निवेश भी किए जाने लगते हैं और राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ निवेश की मात्रा भी बढ़ने लगती है। लेकिन निवेश का बढ़ना हमेशा जारी नहीं रहता है। निवेश का बढ़ना एक समय के बाद फिर से स्थिर हो जाता है। यह समय समृद्धि या प्रोस्पेरिटी का काल होता है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति इतनी अधिक हो जाती है कि भावी मांग घटने लगती है, जिससे उद्योगों में उत्पादन का आकार घटने लगता है और पूंजीगत संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल कम होने लगता है। उद्योगों में एक्सेस कैपेसिटी बढ़ने लगती है और निवेश घट जाता है। दोस्तों, अब हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि किसी समय जब अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की मात्रा अधिक होती है
या एक्सेस पूंजी स्टॉक पाया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों के बीच मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या कहें निवेश की प्रेरणा कम हो जाती है। इसे हम इस डायग्राम के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। शुरू में जब निवेश वक्र एक्स एक्सिस के लगभग पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि निवेशकों में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या निवेश की सीमांत प्रेरणा कम है, और जैसे जैसे निवेश की प्रेरणा बढ़ती है, निवेश की मात्रा भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक बार फिर राष्ट्रीय आय के ऊंचे स्तर पर निवेश की प्रेरणा फिर से कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुद्रास्फीति, उत्पादन की लागत और पूंजी उधार इत्यादि महंगे हो जाते हैं। चलिए अब इस दूसरे डायग्राम पर नजर डालिए। इस डायग्राम में काल्डर के आरेखीय बचत फलन पर आधारित प्रत्याशित बचत की रेखा खींची गई है। काल्डर के अनुसार एक्सेंट सेविंग भी एक्सेंट इन्वेस्टमेंट की ही तरह वाई यानी राष्ट्रीय आय और के यानी पूंजी स्टॉक पर निर्भर करता है, लेकिन निवेश की अपेक्षा बचत राष्ट्रीय आय और पूंजी स्टॉक के साथ सीधे तौर पर संबंधित होता है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ता है, और जब पूंजी स्टॉक बढ़ती है तो भी बचत बढ़ता है, और ठीक इसके उलट जब राष्ट्रीय आय और पूंजी स्टॉक घटते हैं तो बचत का स्तर भी घटता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय का स्तर कम है तो बचत रेखा वाई एक्सिस के लगभग पैरेलल है। इसका मतलब है कि शुरू में जब राष्ट्रीय आय कम होती है तो कुल बचत भी कम होता है, लेकिन काल्डर का मानना है कि भले ही कुल बचत कम आय के स्तर पर कम रहे, लेकिन सीमांत बचत की प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तब अधिक होती है, और लोग कम आय के बावजूद आय का ज्यादा बड़ा भाग बचत करते हैं, और जैसे जैसे आय बढ़ती है कुल बचत बढ़ता है, लेकिन एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति घटने लगती है। लेकिन आय की एक सीमा के बाद यानी आय के उच्चतम सीमा पर एमपीएस फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। काल्डर के अनुसार राष्ट्रीय आय के निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर दोनों में एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति अधिक होती है। यही वजह है कि बचत रेखा आरेखीय होती है। चलिए अब इन दोनों वक्रों को मिलाकर समझते हैं कि व्यापार चक्र कैसे काम करता है। काल्डर के अनुसार व्यापार चक्र तब उत्पन्न होता है जब बचत और निवेश के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है। जब निवेश बचत से अधिक होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपेंशन होता है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि उत्पन्न होती है। लेकिन समृद्धि की यह स्थिति लंबी अवधि में बनी हुई नहीं रहती है, और जब धीरे धीरे बचत की मात्रा निवेश से अधिक हो जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन उत्पन्न होता है और मंदी आती है। काल्डर के अनुसार मंदी का काल चिरस्थायी हो सकता है अगर निवेश को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाए। चलिए अब डायग्राम पर नजर डालते हैं। डायग्राम में आई और एस रेखाएं एक दूसरे पर अधिरोपित कर दी गई हैं, इंपोज कर दी गई हैं। ऐसे में हमें संतुलन के तीन बिंदु ए, सी और बी मिलते हैं। काल्डर के अनुसार बिंदु सी एक अस्थिर यानी अनस्टेबल संतुलन का बिंदु है, जबकि ए और बी अल्पकाल में स्थिर या स्टेबल संतुलन के बिंदु हैं। शुरू में जब संतुलन ए बिंदु पर है तब राष्ट्रीय आय y1 है। ए संतुलन बिंदु से पहले आई यानी निवेश, एस यानी बचत से अधिक है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर संतुलन में आ जाएगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी समय किसी आर्थिक गतिविधि के कारण राष्ट्रीय आय का स्तर y1 और y2 के बीच में कहीं पर चला जाए, जहां बचत निवेश के मुकाबले अधिक हो, तो आर्थिक गतिविधि का संकुचन प्रारंभ होगा और अर्थव्यवस्था फिर से ए संतुलन बिंदु की ओर मूव करेगी। अब संतुलन बिंदु बी पर नजर डालिए, जहां राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर y3 पर है। y3 के बाद बचत अधिक हो जाती है निवेश से। ऐसे में अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन उत्पन्न होगा और राष्ट्रीय आय घटकर फिर से y3 पर यानी कि संतुलन बिंदु बी पर आ जाएगी, जो कि अल्पकाल के लिए स्टेबल होगा। अब अगर मान लिया जाए कि किसी समय आर्थिक गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय आय का स्तर सी और बी संतुलन बिंदु के बीच कहीं पर स्थित हो जाए, जहां की निवेश की मात्रा अधिक है बचत की मात्रा से, तब अधिक निवेश की वजह से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और संतुलन फिर से
बी बिंदु पर चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी राष्ट्रीय आय ए और सी बिंदु के बीच होगी, संतुलन ए बिंदु की ओर मूव करेगी, और जब राष्ट्रीय आय सी और बी बिंदु के बीच होगी तो संतुलन बी बिंदु की ओर मूव करेगी। काल्डर के अनुसार ए और बी अल्पकाल में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, जबकि सी बिंदु अल्पकाल में भी एक अनस्टेबल संतुलन का बिंदु है। काल्डर के व्यापार चक्र में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी संकुचन और विस्तार को एक सीरीज ऑफ डायग्राम के जरिए भी दिखाया जा सकता है। शुरू के ये तीनों डायग्राम व्यापार चक्र के संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की घटना को दिखला रहे हैं। अगर हम अपना विश्लेषण इस बी बिंदु से शुरू करें तो हमें राष्ट्रीय आय का एक ऊंचा स्तर देखने को मिलता है, जहां निवेश और बचत दोनों की मात्रा ऊंचे स्तर पर होती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के ऊंचे स्तर पर निवेश की मात्रा अधिक होती है, जो कि पूंजी स्टॉक की मात्रा को भी बढ़ाता है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे पूंजी स्टॉक की मात्रा बढ़ती है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल घटने लगता है, जिस वजह से निवेश की प्रेरणा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट भी घटने लगती है। लेकिन ठीक इसके उलट बचत की मात्रा बढ़ती हुई पूंजी स्टॉक के साथ बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि बी बिंदु के बाद बचत रेखा ऊपर की ओर जाती है, जबकि निवेश की रेखा नीचे रह जाती है। जब इस तरह से बचत वक्र ऊपर की ओर मूव करती रहती है और निवेश वक्र नीचे की ओर मूव करती रहती है, तो बी और सी बिंदु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और बी बिंदु पर मिल जाते हैं। ऐसे में वे सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है जहां की निवेश की मात्रा बचत की मात्रा से अधिक हो सके, और तब अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होता है, जो इकोनॉमी को बी प्लस सी बिंदु से खींचकर राष्ट्रीय आय के निम्नतम संतुलन बिंदु यानी कि बिंदु ए पर ला देता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के विस्तार यानी एक्सपेंशन की घटना को समझते हैं। अर्थव्यवस्था के एक्सपेंशन की घटना को नीचे के इन तीन डायग्राम के जरिए समझाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आय का संतुलन ए बिंदु पर चला जाता है, जहां बचत और निवेश का संतुलन अपने निचले स्तर पर होते हैं, तो कुछ समय तक ए बिंदु पर संतुलन बने रहने के बाद जैसे जैसे पूंजी की अतिरिक्त क्षमता यानी एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कैपिटल का पूर्ण इस्तेमाल होने लगता है, निवेश की मात्रा बढ़ने लगती है और घटते पूंजी स्टॉक के साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव घटने लगता है। तब ए और सी बिंदु एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक स्थिति के बाद ए और सी बिंदु एक हो जाते हैं। तब निवेश बचत की अपेक्षा अधिक हो जाती है और इकोनॉमी का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार प्रारंभ होता है, जो कि इकोनॉमी को बी बिंदु पर ले जाता है। काल्डर के अनुसार इसी तरह आर्थिक क्रियाओं का विस्तार और संकुचन अपने आप होता रहता है, ये सेल्फ जनरेटिंग होते हैं। काल्डर के व्यापार चक्र की खास बात यह भी है कि इसमें व्यापार चक्र की अवधि या टाइम निश्चित नहीं है। व्यापार चक्र का एक साइकिल यानी एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन का एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगेगा, यह अवधि तय नहीं है। काल्डर के अनुसार व्यापार चक्र की एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगेगा यह निर्भर करेगा नॉन लीनियर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व के स्लोप पर और उस रेट ऑफ चेंज पर जो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक दूसरे के करीब लाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।